हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स क्या है। लेफ़्ट और राइट ये दो शब्द ऐसे जो पॉलिटिकल में हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाते हैं, और इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स की विशेषताएं क्या क्या होती है, कि किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो राइट की पॉलिटिक्स कर रहा है और किसको हम कहेंगे कि वो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। सबसे पहले जानना कि लेफ़्ट और राइट विचारधारा है क्या। लेफ़्ट और वर्सेस राइट, ये दो विचारधाराएं हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि किन्हें हम लेफ़्ट कहेंगे, किन्हें हम राइट कहेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। इसके इतिहास से हमें पता चलेगा कि लेफ़्ट और राइट की विशेषताएं क्या क्या होती है। लेफ़्ट वर्सेस राइट पॉलिटिक्स का इतिहास, इसका जो शुरुआत होती है वो होती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे इसकी शुरुआत होती है। इससे पहले क्या था, फ्रांस में जो था वो राजतंत्र था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद यह डिसाइड होने लगा कि अब से फ्रांस में राजतंत्र रहेगा या फिर लोकतंत्र। तो इसके लिए वहाँ क्या होता था, वहाँ मीटिंग होती थी राजा के पास। तो उन मीटिंग में जैसे लोग जाते थे तो कुछ है जो वो लेफ़्ट की तरफ बैठते थे, कुछ जो थे वो राइट की तरफ बैठते थे। जैसे यहाँ पर राजा है और इसकी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कुछ लोग बैठते थे। इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड हो गई, इस तरफ हो गई राइट साइड। तो राजा के राइट साइड में कौन लोग बैठे, एक तो जो संपन्न वर्ग थे, संपन्न वर्ग थे जो एक ये थे जो चर्च के समर्थक थे, और एक मतलब ये धर्म को बढ़ावा देते थे, और एक ये बदलाव नहीं चाहते थे। क्योंकि आपने देखा कि बदलाव वही चाहता है जो ज़्यादातर वंचित होता है। तो इस तरफ तो राजा के राइट में तो बैठे जो संपन्न वर्ग थे और जो चर्च के समर्थक थे और जो बदलाव नहीं चाहते थे, और जो राजा की राइट साइड में बैठे वे कौन थे, वे थे वंचित वर्ग, जैसे गरीब हो गए, मजदूर हो गए, और ये परिवर्तन चाहते थे। क्योंकि परिवर्तन हमेशा मैं कह चुका हूँ कि वही चाहते हैं जो वंचित होते हैं, ये बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। और एक ये लोकतंत्र चाहते थे, और ये जो राइट में थे ये राजतंत्र चाहते थे। तो इस तरफ जो ऐसे जो मीटिंग होती थी तो ऐसे इस विचारधारा के लोग इस साइड बैठने लगे और इस विचारधारा के साइड लोग इस साइड बैठने लगे। तो धीरे धीरे यह विचारधारा जोर पकड़ गई कि जो वंचित की बात करेगा, जो परिवर्तन की बात करेगा और जो लोकतंत्र की बात करेगा वो लेफ्ट में होंगे, और जो संपन्न वर्ग होंगे, जो धर्म को बढ़ावा देंगे और जो बदलाव नहीं चाहेंगे, वे राइट के लोग होंगे। तो धीरे धीरे यह विचारधारा जोर पकड़ दी गई और तब से ये लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स की ये विशेषताएं बन गई। तो 1789 से इसकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये अब अमेरिका में आई। अमेरिका में जो थे यहाँ पर गोरे और काले का वो था भेद, रंग भेद था। यहाँ पर जो ब्लैक थे वे लेफ़्ट में आते थे, जो वाइट थे वे राइट में आते थे। क्योंकि ज़्यादातर जो शोषण होता था वो ब्लैक का होता था, तो इसलिए वो लेफ़्ट पॉलिटिक्स करते थे, और जो वाइट थे वे राइट पॉलिटिक्स करते थे। और भारत में जब यह बात आई तो भारत में क्या था, जातीय भेदभाव था उस समय, जातीय भेदभाव। तो भारत में लेफ़्ट और राइट की विशेषताएं कैसे हुई, जो मतलब निचली जाती थी वे तो लेफ़्ट में आती थी, जो इनकी तरफदारी करते थे वे लेफ़्ट में आते थे, और जो उच्च वर्ग थे वे राइट पॉलिटिक्स में आते थे। और ऐसे ही जो गरीब मजदूर थे, जिनकी आय कम थी, संसाधनों पर कम कब्जा था उनका, तो वे लेफ़्ट की पॉलिटिक्स में आने लगे। और जिनका जो संसाधनों पर पूर्ण उपयोग था, जो अच्छी पोस्ट पर थे और अच्छी नौकरियों पर थे, जो संपन्न वर्ग थे, वे राइट की पॉलिटिक्स में आने लगे। तो भारत में ज़्यादातर जो मुख्यतः बंटवारा हुआ लेफ़्ट और राइट का वो हुआ जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। क्योंकि भारत में जो जातीय व्यवस्था है वह मजबूत थी, जबकि विदेशों में है जो रंग भेद की नीति होती थी। भारत में इसकी बजाय जातीय भेदभाव था, तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट की विशेषताएं जाति के आधार पर बनी। यहाँ विस्तार से जानेंगे भारत में लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स की जो विशेषताएं हैं वे क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट, वामपथ में कौन कौन से लोग आएंगे। एक तो जो मुख्य धारा से वंचित हो, जो मुख्य धारा से वंचित हो, जैसे निचली जाति हो गई,
निचली जातियाँ, इसके बाद हो गए गरीब, इसके बाद हो गए मजदूर, इसके बाद हो गए जो महिलाओं के अधिकारों की बात करें, महिलाओं बूढ़ों के बच्चों के अधिकारों की बात करें, तो ये जो आते हैं लेफ्ट या वामपंथ की पॉलिटिक्स में। इसकी बजाय जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे, जो अपनी संस्कृति को पर विशेष ध्यान दे और अपने धर्म का वर्चस्व बनाए, धर्म का वर्चस्व बनाए, ये अपने इंडिया में आते हैं राइट या दक्षिणपंथ की पॉलिटिक्स में। मतलब इसकी मेन विशेषता ये जो है, जो निचली जातियों की बात करेगा, गरीब मजदूरों की बात करेगा और महिला व बच्चों के अधिकारों की बात करेगा, तो वो लेफ्ट या वामपंथ की पॉलिटिक्स कही जाएगी। और इसके अपेक्षा जो राष्ट्रवाद पर बात करेगा, जो अपनी संस्कृति को बचाने की बात करेगा, जो अपने धर्म को महत्व देगा, तो वो जो पॉलिटिक्स होगी वो होगी राइट या दक्षिणपंथ की। तो भारत में इनकी ये विशेषता है और इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी किस विचारधारा से संबंधित है। जो इस तरफ इनकी बातें उठाएगा अपने मुद्दों में, तो वो तो लेफ्ट की या वामपंथ की विचारधारा से वो प्रभावित होगा। और जो इन मुद्दों को उठाएगा, जैसे राष्ट्रवाद, संस्कृति, धर्म, इनको उठाएगा, वो होगा राइट या दक्षिणपंथ। अब लेफ्ट और राइट का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होगा, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी पार्टी लेफ्ट या राइट कितनी है। इसके लिए सबसे पहले दो विधियाँ होती है, एक तो है डाइकोटमी, एक होती है कॉन्टिनम। डाइकोटमी के अनुसार क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को दो वर्गों में बांटते हैं, किसी भी चीज़ को हम दो वर्गों में बांटते हैं। जैसे अमीर और गरीब हो गया, अमीर गरीब, इसके हमने दो वर्ग बना दिए। लेकिन यह तरीका सही नहीं होता, क्योंकि अमीर में जो कम अमीर में भी होंगे, जो ज़्यादा अमीर में भी होंगे, और गरीबों में कुछ मध्यम गरीब भी होंगे, एक कति निचले स्तर गरीब भी होंगे। तो इसके द्वारा हमें पता नहीं चल पाता कि वास्तव में उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को दो भागों में नहीं बांट सकते। अमीरों में तो बहुत से अमीर, इतने अमीर जैसे टाटा अंबानी हो गए, और ऐसे अमीर भी है जैसे कोई छोटा मोटा नेता हो गया या कोई छोटा मोटा नौकरी, सरकारी नौकरी वाला हो गया, वो भी अमीर हो गया। तो इसके द्वारा हम सही विधि नहीं जान सकते कि कौन व्यक्ति किस स्तर पर है। इसकी बजाय हम एक कॉन्टिनम जो विधि है, ये बहुत अच्छी विधि होती है। इसके द्वारा हम एक स्केल तैयार करते हैं और इस स्केल के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि किस व्यक्ति का स्तर कितना है। इसमें तुलना की जाती है, जैसे ये हो गए अमीर, ये हो गए गरीब, और एक ये हो गया मध्यम। मतलब हम इस तरफ चलते जाएंगे तो हमें गरीबी की तरफ बढ़ते जाएगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये थोड़ा कम गरीब है, ये उससे ज़्यादा गरीब है, ये उससे ज़्यादा गरीब है, और ये सबसे गरीब है। तो हमने एक स्केल बना दिया है। ऐसे इस तरफ ये थोड़ा कम अमीर है, ये उससे ज़्यादा अमीर है, ये उससे ज़्यादा अमीर है, और ये सबसे ज़्यादा अमीर है। तो इसमें हमने अलग अलग स्तर पर हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस स्तर पर है। तो लेफ़्ट और राइट निर्धारण के लिए दो विधियों में से कॉन्टिनम जो विधि है वो बहुत अच्छी विधि है। इसके द्वारा हम एक स्केल तैयार करते हैं और उस स्केल के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना लेफ़्ट और कितना राइट है। तो ये देखते हैं कि लेफ़्ट और राइट का जो स्केल है वो कैसा होता है और यह कौन सी पार्टी किस जगह पर आएगी। देखिए, ये है लेफ़्ट वर्सेस राइट पॉलिटिक्स का स्केल। मतलब किसी भी चीज़ के अगर हम लेफ़्ट या राइट में जाएंगे तो सबसे पहले एक सेंटर होता है, तो ये हमने सेंटर मान लिया। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हो गया राइट, और इस तरफ आएंगे तो ये हो गया लेफ़्ट। तो हमने एक स्केल तैयार कर दिया और इस स्केल पर हम देखे जाए, अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हम राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ, और इस तरफ बढ़ेंगे तो हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं भारत में किस पार्टी की क्या स्थिति है। अब जैसे हम सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी है जो वो धर्म को बढ़ावा जरूर देती है, लेकिन इतना बढ़ावा नहीं देती कि वो सिर्फ धर्म की बात करे, इसके अलावा वो और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देती है। तो इसलिए जो सेंटर से अगर हम थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहले है जो बीजेपी की स्थिति मिलेगी।
बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में फिलहाल प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे तो हमें बीजेपी देखने को मिलेगी। अगर इससे हम थोड़ा और राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें शिवसेना और मुस्लिम लीग और AIIM पार्टियाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जो शिवसेना है वो हिंदू धर्म का जो कट्टरता से इसका जो है मुद्दे उठाती है और धर्म को मैक्सिमम बढ़ावा देती है। ऐसे मुस्लिम लीग है, ये सिर्फ मुस्लिम की बात करती है, इसके अलावा मतलब ये कोई अन्य मुद्दे नहीं उठाती और सिर्फ एक मुस्लिम धर्म के जो है वो मुद्दे उठाती है। ऐसे ही AIIM है जो ओवैसी की पार्टी है, ये भी सिर्फ मुस्लिमों के हितों की बात करती है। तो ये है जो तीनों पार्टियाँ थोड़े राइट विंग की हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आधारित है। इसके जो अगर हम कथित चरम स्तर पर जाएंगे तो हमें नात्सीवाद है, जो हिटलर का नात्सीवाद है, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हिटलर का नात्सीवाद की अगर हम देखें तो इसने धर्म के नाम पर ही लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा था, नरसंहार किया था 60 लाख यहूदियों का, और वो भी किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। तो मतलब देखा जाए तो राइट में जो धर्म के मुद्दे कति इतनी शक्ति से उठाते हैं कि वो हत्या पर ही उतारू हो जाए और 60 लाख आदमियों को कत्ल कर दे, तो ये तो राइट का जो है सो सबसे चरम स्तर है। राइट का सबसे चरम स्तर होगा नात्सीवाद, जैसे हिटलर का, तो ये सर्वाधिक स्तर होता है। और ऐसे अगर हम सेंटर से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ये पार्टियाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो पार्टी है ये गरीब और मजदूरों की बात करती है। जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ये दिल्ली में है, जो आपने देखा ही होगा कि जहाँ पर बेरोजगार की बात करती है, फिर गरीबों के बारे में सोचते हैं, जैसे बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, तो ये गरीबों की बात करती है आम आदमी पार्टी। ऐसे कांग्रेस है, ऐसे उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, और ऐसे DMK द्रविड़ मुनेत्र किंगडम, ये जो है तमिलनाडु की पार्टी है। तो ये जो सेंटर से अगर हम थोड़ी सी राइट की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले में ये पार्टियाँ देखने को मिलेगी। इससे अगर हम थोड़ा और राइट की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बाद जो आएगी वो आएगी BSP। इसके बाद आएगी BSP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बहुजन समाज पार्टी, और ये जो कांशीराम ने बनाई थी 1984 में। BSP की स्थापना 1984 में की थी कांशीराम ने, और फिलहाल में इसकी जो सुप्रीमो है वो है मायावती जी। इसकी सुप्रीमो है जो वो है मायावती जी। तो BSP है जो वो लेफ्ट विंग की है, जो क्योंकि ये आपने देखा होगा क्योंकि जो BSP पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात करती है और दलितों के मुद्दे को उठाती है, तो इसलिए ये जो होगी लेफ्ट विंग की पार्टी कही जाएगी, क्योंकि इसका काम है दलितों के मुद्दों को उठाना, और ये दलितों की पार्टी कही जाती है, तो ये है जो लेफ्ट विंग पार्टी कही जाएगी। इसके बाद आती है जो थोड़ा सा हम और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो इसके बाद आएगी CPI और CPIM। इसके बाद क्यों आएगी? क्योंकि ये भी जो है जो मज़दूरों की बातों को उठाते हैं, गरीब और मज़दूर जो हैं, जो वंचित वर्ग है उनकी बातों को उठाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा लेफ्ट में आ जाते हैं कि ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, अपने अधिकारों के लिए हिंसा का समर्थन करने लगते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और CPIM की जो स्थापना हुई है वो ही थी 1924 में, और फिर CPIM जो है जो इन्होंने अपने नाम के आगे मार्क्सवाद लगा लिया था। CPIM मतलब मार्क्सवाद। पहले CPI थी 1924 में, फिर 1964 में ये CPIM बन गई थी, मतलब CPIM मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद। तो ये लेफ़्ट की तरफ थोड़े ज़्यादा इतने इसलिए आएंगे क्योंकि ये अपने अधिकारों के लिए हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और हत्या करने में भी पीछे नहीं हटते। आपने जो देखा होगा जो नक्सलवादी जो आंदोलन है वो CPIM से ही प्रभावित है, और ये वहाँ पर करीब करीब जो अपने भारत की फोर्स है उनके साथ हिंसा की और जो झड़प होती है वो होती रहती है वहाँ पर, और सशस्त्र ये जो क्रांति करते हैं और हत्या और ये जो लूटपाट है उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके अगर और थोड़ा लेफ्ट में चलेंगे तो फिर और ज़्यादा थोड़ा हिंसा देखने को मिलेगी। जैसे USSR का जो लेनिनवाद है, इसने वहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं की थी। और चाइना का जो माओवाद है जो वो भी हिंसा से
प्रभावित है और ये अपने अधिकारों को पाने के लिए हिंसा का खुले उस पर समर्थन करते हैं और हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे नॉर्थ कोरिया देश है, वहाँ पर आप जानती है तानाशाह है, सब कुछ राजा का शासन है। तो ये जो पार्टी होगी तो ये लेफ्ट की है जो चरम स्तर होता है। और अगर आप ध्यान से देखें, सेंटर से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे तो दोनों ही तरफ हमें हिंसा भरपूर देखने को मिलती है। क्योंकि जो हिटलर है उसने बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं की थी और जो माओवादी और लेनिनवादी इन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं की थी। तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो स्थिति होती है वो होती है सेंटर की, मतलब मध्यम जो वर्ग होता है सेंटर, सबसे अच्छी स्थिति होती है ये। इसके दोनों तरफ जाने पर हमें हिंसा देखने को मिलती है। और जैसे भारतीय ग्रंथ में कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब अति सब जगह गलत होती है। अति जैसे हम सेंटर से लेफ्ट राइट में जाएंगे तो यह भी अति हो गई, तो यहाँ भी हमें नरसंहार देखने को मिलेगा। और सेंटर से हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ भी अति हो गई और यहाँ भी हमें बड़े पैमाने पर नरसंहार देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो सबसे अच्छी जो स्थिति मानी गई वो मानी गई है सेंटर की, यानी मध्यम की। जो केंद्र होता है किसी चीज़ का वो सबसे अच्छा माना गया है। ना तो ज़्यादा राइट ही होना अच्छा है और ना ज़्यादा लेफ्ट ही होना अच्छा है। अब लेफ़्ट और राइट से अगर हम थोड़ा आगे और बढ़े तो हमें दो चीज़ें और देखने को मिलती है। एक होती है लिबरल, एक होती है ऑटोक्रेटिक। लिबरल और ऑटोक्रेटिक को हम देखते क्या होते हैं। लिबरल तो वे होते हैं जो मतलब जो थोड़ी पर्सनल जो वो होती है स्वतंत्रता है, उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते और अपने आप को अलग रखते हैं। कि जैसे अब किसका बताएं हम, जैसे महिलाओं के मुद्दे हो गए, समलैंगिकता हो गई जैसे, तो ये इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे जो कि हमें इससे क्या लेना। अगर दो स्त्री या दो पुरुष साथ रहने को राजी है तो हमें इससे क्या दिक्कत होगी। जो ऐसी सोच के जो व्यक्ति होते हैं वे होते हैं लिबरल। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो थर्ड जेंडर के मुद्दे होते हैं, थर्ड जेंडर के जो मुद्दे होंगे जो उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते और उनके अधिकारों को भी और उनकी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करते हैं, वे जो ऐसे जो सोच के व्यक्ति होते हैं वे आते उन्हें कहते हैं हम लिबरल। मतलब उदारवाद है, उन्हें ज़्यादा किसी से कोई पर्सनल उससे कोई मैटर नहीं। अगर आप में खुश रहते हैं या उनके जैसे दो स्त्री आपस में एक साथ रह के खुश रहती है, मतलब बायोगैमी, और जो दो पुरुष है अगर वे आपस में साथ रहकर खुश रहते हैं तो इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लिबरल। लेकिन इसके अपेक्षा जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वे ऐसा नहीं होते। वे किसी भी चीज़ों को अननेचुरल मानते हैं। जैसे अब दो स्त्रियां साथ रहना चाहती है कि हम शादी करके एक साथ रहेंगे, तो लिबरल तो जो होंगे वे ऐसी सोच के तो कहेंगे चलो भाई हमें क्या दिक्कत, अगर ये दोनों खुश है तो हमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ऑटोक्रेटिक सोच के जो व्यक्ति होंगे क्या कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा करना अप्राकृतिक है और दो स्त्री या दो पुरुषों का साथ रहना सही नहीं है। तो इसमें ही हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि यह अननेचुरल है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो मतलब ऐसे पर्सनल मुद्दों में जो ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो हम उसको ऑटोक्रेटिक के जो होंगे वो कहेंगे। और वो इसको रोकने के लिए बल प्रयोग भी करते हैं। जैसे जो सत्ता में होंगे तो वे ऐसे मुद्दों को दबाने की कोशिश करेंगे और इन मुद्दों को वे सही नहीं ठहराते। तो ऐसे हम जो सोच के व्यक्ति होंगे उनको कहेंगे हम ऑटोक्रेटिक। तो लिबरल और ऑटोक्रेटिक में मोटा सा यही अंतर है कि जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे और उनमें इंटरफेयर ना करे वे तो होंगे लिबरल, और जो ऐसी पर्सनल स्वतंत्रताओं को हस्तक्षेप करेगा और उनको गलत ठहराएगा उन्हें हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक। इसमें मोटा मोटा सा यही अंतर है। और अगर अब इसी को हम आगे देखें तो इस प्रकार हमें यहाँ पर चार श्रेणी देखने को मिलती है। जो एक तो लेफ़्ट और राइट थी, एक तो श्रेणी यह होगी जो लेफ़्ट होंगे और लिबरल होंगे, एक श्रेणी तो हो गई या, और एक जो होंगे लेफ़्ट होंगे लेकिन ऑटोक्रेटिक होंगे, एक श्रेणी बनेगी ये। अब ऐसे राइट में होगी जो राइट होंगे और लिबरल होंगे, एक श्रेणी बन गई या, और ऐसे एक राइट होंगे और ऑटोक्रेटिक होंगे, चौथी श्रेणी बन गई ये। मतलब ये विशेषता है, लेफ़्ट और राइट तो होंगे, इसी के साथ जो लेफ़्ट है और लिबरल है
या फिर लेफ्ट है या ऑटोक्रेटिक है। इसी तरह राइट में भी दो होंगे, राइट होगा और लिबरल होगा, लेकिन एक चौथी कैटेगरी जो राइट है और ऑटोक्रेटिक है। तो इस प्रकार हमें 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा भारतीय जो नेता हैं ज़्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं जो लिबरल और लेफ्ट में आते हैं, मतलब जो यहाँ पर स्टैंड करेंगे। तो ये ऐसे नेता होंगे, एक तो राहुल गांधी, एक हो गए अपने केजरीवाल, क्योंकि आपने देखो कि ये उदारवाद होते हैं और ज़्यादा जो है पर्सनल मैटर में किसी के इंटरफेयर नहीं करते और पर्सनल जो स्वतंत्रता होती है उनको बढ़ावा देते हैं। तो ये जो हमारे ऐसे नेताजी आएंगे लिबरल और लेफ्ट में। जो लेफ्ट और ऑटोक्रेटिक में आते हैं ऐसे कौन, एक तो ममता बनर्जी हो गई भारत की, तो ममता बनर्जी। एक ऐसे देखेंगे जो विदेश में देखेंगे तो स्टालिन हो गया, एक माओ हो गया, ये लेफ्ट में होता है लेकिन ऑटोक्रेटिक भी होते लेफ्ट के साथ साथ। तो ऐसे नेता जो ये आएंगे लेफ्ट और ऑटोक्रेटिक में। अब इस तरफ अगर हम राइट में देखें तो और लिबरल है, तो ऐसे नेता अपने कौन बनेंगे, एक तो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी थे जे थे में थोड़े से लिबरल थे लेकिन पॉलिटिक्स करते थे राइट विंग की। तो वाजपेयी जी शायद एकमात्र नेता होंगे अपने इंडिया के मेन तो जो लिबरल और राइट में आते थे। अब जो राइट में है और ऑटोक्रेटिक ऐसे नेता कौन बनेंगे, एक तो हो गए अपने मोदी जी। मोदी जी की जो विशेषता आती है वो बनेगी राइट और ऑटोक्रेटिक में। और इससे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मोदी जी थोड़े सख्त माने जाते हैं, वे होंगे अपने योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और अगर हम इसके चरम स्तर पर जाए फिर तो हम एक ही नाम देखने को मिलता है, हिटलर। हिटलर है जो वो राइट में और ऑटोक्रेटिक था और पर्सनल मैटर में थोड़ा इंटरफेयर करता था और सख्ती से अपने बातें मनवाने को वो जाना जाता है हिटलर। तो हिटलर जो था वो राइट की ऑटोक्रेटिक में किस श्रेणी में आता था। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो इन विशेषताओं के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सा नेता लेफ्ट और राइट के साथ साथ लिबरल है या ऑटोक्रेटिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स क्या होती है, लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स क्या होती है, और इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और आशा करता हूँ कि आप लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और अब आप यह समझने लग गए होंगे कि लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स की विशेषताएं क्या क्या होती है और कौन से नेता है जो वो किस श्रेणी में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।